need disposition. Disposition is a habitual pattern, tendency. जैसे कहते हैं ना, I have a disposition towards suicide. ये मैंने शब्द बोला था when I was talking to you about Durkheim. तो disposition, psychic disposition and social determinism, तो tendency होती है. तो needs जो है हमारी, they create certain tendencies. जैसे भूख लगी है, टेंडेंसी है, लंच के टाइम पे भूख लगी है, आई वांट फूड, ये एक हैबिट बन गई है ना. सो दिस इज नीड डिस्पोजिशन. पहले तो वो कहता है कि जो है एक्शन इज गाइडेड बाय मीनिंग्स. ही रिटेन्स दिस assumption, but he says I am interested in the extent to which action is culturally shaped. तो कुछ नीड से डिस्पोजिशन बनती है, डिस्पोजिशन से मोटिव बनता है साइक माइंड में. मुझे लंच करना है, क्या है, कहाँ अवेलेबल है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट इज हेल्दी, व्हाट इज नॉट हेल्दी. वो डिस्पोजिशंस, मोटिवेशंस डेवलप होते हैं. 3 एलिमेंट होते हैं मोटिवेशन में, कॉग्निटिव, कैथेक्टिक एंड इवैल्यूएटिव. कॉग्निटिव तो जानने के लिए क्या है, और कैथेक्टिक इज रिलेटेड टू इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इमोशंस, इसमें अपने इमोशनल अटैचमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. और जैसे मदर व्हेन शी इज फीडिंग द चाइल्ड, शी इन्वेस्ट हर इमोशंस इन इट, देयर इज इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. But the same lady, if she is working as an air hostess in an aircraft, she would be serving the food without emotional attachment. तो हर सिचुएशन में आदमी को डिसाइड करना पड़ता है इसमें इमोशन इन्वॉल्व करने हैं कि नहीं करने हैं. और तीसरा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेटिस्फाई नीड्स, दैट इज इवैल्यूएटिव. इन तीनों का जवाब कल्चर हमें दे देता है. हम एज वी ग्रो अप, हम कल्चर लर्न करते हैं, तो वी ग्रो अप लर्निंग द आंसर टू इट. ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी ऐसे पूछ रहा है, दूसरा आदमी उसका जवाब दे रहा है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द माइंडसेट कि कल्चर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है अंदर कि ये जो है अच्छा खाना है, तो इट्स वर्थ बीइंग अटैच्ड टू इट. एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको. आई वाज इन हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश में खाने में कर्ड राइस होना बहुत जरूरी होता है. ऑलराइट, तो आई वाज गोइंग बाय ट्रेन टू हैदराबाद, तो वहां पे somebody asked for food. अब वो एपी एक्सप्रेस जो थी उसमें सारा जो स्टाफ था वो तेलुगु था, आंध्र प्रदेश का ही था. तो द पर्सन हु आंसर्ड, हु ऑर्डर्ड फॉर फूड, फाउंड दैट देयर वाज नो कर्ड गिवन अलोंग विद राइस. तो उसे गुस्सा आ गया, तू तेलुगु है, तुझे पता नहीं है कि हम बगैर कर्ड राइस के खाना नहीं खा सकते. तो ही हैड इन्वेस्टेड हिज इमोशंस इन कर्ड राइस, है ना. अनदर पॉसिबिलिटी इज यू डोंट इन्वेस्ट योर इमोशंस. तो ये सब डिसीजन आदमी इमीडिएटली माइंड में करता है कल्चर की हेल्प से. समझे आप? आई विल रिपीट द होल एक्सरसाइज वंस ओवर अगेन. Where have you been, my dear friend? You are coming after many days. That's very unfair. आप कल आए थे? हाँ, you were also absent. Yes. ऐसा मत करो, पार्सन्स में प्रॉब्लम आएंगी फिर. 4 types of action. That's actually not so important. He did mention, वो बता दूंगा. That's very simple, not very significant. और बताइए. Any other question? You should be able, ये जो this handout I have prepared, handwritten handout, so that you can connect different parts of Parsons' ideas together. उनमें linkages हैं. They are all interconnected things. आपका साथी अभी तक नहीं आया है. उनका आने का इरादा है कि नहीं है? आएगा.
No more questions? All right. For the sake of your understanding, I'll quickly repeat, connect that to the today's topic. There was one small problem. Yesterday I just skipped one part of it which I should have told. फिर time खत्म हो रहा था तो मैंने I didn't talk about that. That is what I am going to talk today. The idea of system. We didn't talk about the idea of system. Now, I am quickly repeating from the beginning. Parsons made a survey of social science literature from Europe, and on the basis of that, he identified 3 guiding principles, which were to guide his own theory building. अब आपको ये समझना है और देखना है कि वो प्रिंसिपल उसने कैसे अप्लाई किए. How did he apply those principles? So, the guiding principle was it should be a voluntaristic theory of action. These are the 3 guiding principles. By the first, voluntaristic theory of action, what does it mean? It means that the theory we are trying to build about social life should treat human behavior in society as action, guided by meanings, motives and choices. Voluntarism refers to choice. The actor has a choice, he exercises a choice. All right. Then second thing he says is it should be a general theory. When he says general theory, what he is meaning is it should focus on the patterned aspect of social life. It should focus on patterns in social life. Pattern form of behavior in social life. समझ गए? And principle of emergence means when parts join, something new develops, which has to be treated as a unified whole, holistically. All right. Now, we noted he says social action is the basic unit of social life. So he is applying the first guiding principle, voluntaristic theory. Social action is a meaningful response to external stimuli. It involves an agency who assigns meanings, that is actor. Actor means being in a situation. Being in a situation. That means giving meanings to something. क्योंकि आपने याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कल कि whatever the actor gives meanings to is the situation. I can give meaning to your presence and respond to your presence here. That is one meaning. I give you another example. Suppose there is music in the restaurant and I start dancing, then I'm ignoring you and that becomes my situation. So whatever I give meanings to is situation. समझ गए आप? हर सिचुएशन में 3 एलिमेंट होते हैं. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सोशल ऑब्जेक्ट्स एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट. और हर सिचुएशन में देयर आर सम थिंग्स विच आर
conditions. And there are certain things which are means. Conditions are those aspects of the situation which I can't alter, which I cannot manipulate, which I cannot change. All right. And means are those which I can manipulate, operate, handle, change. All right. Which I use to achieve a goal. So every action has a goal. Social action is a goal-oriented behavior. So means are those elements with the help of which I attain the goal. समझ गया? बिल्कुल क्लियर समझ गए? अच्छा, पहले तो ये कहता है 37 एडिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन. ये समझ रहे हैं? ये सब स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है. कैसे? सोशल एक्शन और उसके पार्ट्स और उनका रिलेशनशिप. स्ट्रक्चर मीन्स पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप. So he is demonstrating the parts of social action and the relationship between parts. है ना? तो ये structure of social. When he wrote the book in the 37 edition, he was saying we should try to understand action from actor's point of view. We should try to understand the action from actor's point of view. All right. And therefore he suggested Furstehan, a concept he borrowed from Weber. We have to imaginatively place ourselves in actor's position to know what are the meanings. ऐसा क्यों करना होता है? Because here he is taking into account the possibility of actors assigning unique meanings. Culture तो meaning shape करता ही है, but the real meanings may not be totally shaped by culture. But later on, he says, I am not interested in micro-sociological inquiry. I look at the general level. ये general theory वाला idea उसको dominate करने लग जाता है. He was not able to reconcile these two. To make a general theory, you have to look into patterned aspects. But actual behavior में कुछ patterned होगा, कुछ unique होगा. अब ये दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है, फिर सेकंड प्रिंसिपल आके फर्स्ट प्रिंसिपल को निग्लेक्ट कर देता है. ही सेज वी विल फॉर अ मैक्रो लेवल एनालिसिस वी विल लुक एट एक्शन इन इट्स पैटर्न फॉर्म. ऑलराइट, वेयर मीनिंग्स आर पैटर्न बाय कल्चर. क्लियर? तो उसमें फिर आपको फर्स्टियन की जरूरत नहीं पड़ती. कल्चर को देख के पता चल जाएगा क्या मीनिंग है, कल्चर की डेफिनेट, कल्चर क्या कहता है, किस सिचुएशन में क्या करना है. सारे मीनिंग कल्चर शेप कर देता है ना. फर्स्टियन की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ मीनिंग यूनिक होते हैं विच आर नॉट शेप बाय कल्चर, सो यू टू पीप इनटू द माइंड ऑफ द एक्टर टू नो दोज मीनिंग्स. समझ रहे हैं? तो he says that I am interested in macro level analysis, so I'll look at action in so far as it is shaped by culture. Now, then he goes on to apply the third principle. First, second तो हो गया. He also tries to apply the third principle. Third principle में क्या था? Principle of emergence. तो उसने, मैंने कल आपको लिखवाया था, he said at different levels of organizational complexity systems emerge which have to be treated as a unified whole. So what he is saying is we should have a systemic view of reality. We should treat reality as a system. Social reality should be viewed as a system. Now, system is not something out there. जैसे ये किताब है, it has a concrete existence. तो सिस्टम ऐसा कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है. सिस्टम इज अ फ्रेम ऑफ माइंड. अगर मैं इसको उर्दू में बोलूं तो हमारे देखने का नजरिया है, हम कैसे देख रहे हैं सोशल रियलिटी को.
ये नजरिया है, नजरिया समझते, वे ऑफ लुकिंग एट रियलिटी. आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग? सो सिस्टम इज ए मेथड वी अडॉप्ट टू अंडरस्टैंड रियलिटी. ये आइडिया ऑफ सिस्टम पहले बायोलॉजी में डेवलप हुआ था. बायोलॉजी ट्रीट्स ह्यूमन बॉडी एज ए सिस्टम. तो मतलब आप समझ गए ना, सिस्टम इज नॉट कॉन्क्रीट एंड रियल, सिस्टम इज ए मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दिस पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिस्टम? अगर हम किसी चीज को सिस्टेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? We assign certain qualities to that reality. We assign certain characteristics. समझे? तो in this case he says social reality should be viewed as a system. So we assign certain characteristics to social reality. कि social reality के ये characteristic. Alright? हम इसको इस नजरिए से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे. One, system is a unified whole. These are the attributes of a system. Made up of interdependent parts. These parts are called subsystems. System is a unified whole made up of interdependent parts. तभी तो यूनिफाइड होल होगा, बिकॉज द पार्ट्स आर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट एज ए यूनिफाइड होल. अगर पार्ट अनकनेक्टेड हो तो इट विल नॉट बी ए यूनिफाइड होल. So it is a unified whole made up of interconnected parts. Each of the part of the system is called subsystem. Subsystem है छोटा सिस्टम, बड़े सिस्टम का हिस्सा. ठीक है. So the system is made up of subsystems. Then second characteristic, system is structured. System is structured. That means there is a definite pattern of relationship between parts. Parts of the system are connected in a definite and patterned way. All right. That is what is meant by structure. मैंने आपको बताया था, structure means parts connected in a definite manner. So system is structured. That is the second characteristic he says. Third, system has goal, boundary and environment. System has goal, comma, boundary एंड एनवायरमेंट. इसका क्या मतलब? सिस्टम का मतलब जिस चीज को हम सिस्टम समझ रहे हैं, सिस्टम के नजरिए से देख रहे हैं, वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है. वी प्रिज्यूम के दैट एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल एंड डिपेंडिंग ऑन द गोल देयर इज अ बाउंड्री. बाउंड्री कैसे? कि दोज पार्ट्स विच आर दोज एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गोल, दे कॉन्स्टिट्यूट द बाउंड्री. And those activities which are not directly oriented to the goal, they become part of the environment. So system has boundary and environment based on the goal. नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं. मान लो recruiting civil servant is a system. All right. Recruitment of civil servants in India. तो इसमें गोल क्या हुआ? We have to select candidates who should be trained to be civil servant. ये गोल है. अब इसके पार्ट्स हैं which are directly related to that. कि सबसे बड़ा पार्ट तो है यूपीएससी, which is directly concerned with recruitment of candidates for civil services. दूसरा पार्ट है राजेंद्र नगर,
which is concerned with training people for the exam. All right. तो ये तो बाउंड्री के अंदर आ गए. These are directly related to the goal. But एक और चीज भी तो है, universities who provide you basic education, which enables you to later on compete for the exam, which gives you degree in graduation, which entitles you to write the exam. है ना? That also impacts recruitment. अगर यूनिवर्सिटीज ही काम नहीं करेंगी तो कैंडिडेट्स कहां से आएंगे, है ना? सो दैट इज, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली ओरिएंटेड. यूनिवर्सिटी का काम सिविल सर्वेंट रिक्रूट करना नहीं है, उनका काम तो ग्रेजुएट बनाना है. सो दैट बिकम्स एनवायरमेंट. समझे? यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो वैकेंसीज डिक्लेयर करते हैं, एंड द ट्रेनिंग एक्टिविटी फॉर द एग्जाम, all these are directly oriented to recruitment of civil services. They constitute the boundary. ये तो बाउंड्री के अंदर है, और यूनिवर्सिटी जो है इज आउटसाइड द बाउंड्री. देयर इज अनदर फैक्टर which is part of the boundary. Why do educated people want to become civil servants? Because India is a developing country. There is so much of important role that civil servants can play in improving the quality of life of the people. That is what makes civil service a meaningful career for them. That is why they are striving hard. So that level of development is also part of the environment. All right? Because that creates the demand for civil services, intervention by civil servants. But that is not directly connected to recruitment of civil servants. So that affects the environment, but that affects the system, but is not part of the system. It is part of the environment of the system. Clear? सबको समझ में आ गया है? So system has goal, boundary, and an environment outside the boundary, and there is mutual interdependence between system and environment. There is mutual interdependence between system and the environment. System environment को इफेक्ट करता है, environment system को इफेक्ट करता है. ये आइडिया भी उसने बायोलॉजी से लिया है. बायोलॉजी में इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, है ना. बाय द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज क्रिएटेड ग्लोबल वार्मिंग, इट हैज अफेक्टेड द एनवायरनमेंट. अब ग्लोबल वार्मिंग से आइस मेल्ट होगी तो इट विल अफेक्ट द सिस्टम, है ना. तो ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो उसने बायोलॉजी से चुरा के यहां डाल दिया. कभी मैंने कहा था बायोलॉजी वाज हिज फर्स्ट लव. बायोलॉजी कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस हिज सोशियोलॉजी. तो सिस्टम एंड एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. क्लियर? देन सिस्टम has a self-equilibrating tendency. System has self-equilibrating tendency. This idea also comes from biology. बायोलॉजी में क्या कहते हैं, वो होम्योस्टेटिस. होम्योस्टेटिस इज अ टेंडेंसी विद इन द बॉडी टू अराइव एट इक्विलिब्रियम. क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब फॉर मेनी रीजंस. फॉर एग्जाम्पल, समर्स इट बिकम्स वेरी हॉट and the body demands a temperature of 98.4 degrees. If the temperature rises above that, it disturbs the equilibrium of the body. So body becomes active in releasing sweat, pasina nikalne mein, because when sweat evaporates, body cools. So it is a built-in tendency for equilibrium, no? It to bring the level back
to 98.4. That's why you sweat in the summer. अब स्वेटिंग से क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, so you feel thirsty, then you drink water, maybe you may end up drinking more water than is needed, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, so you go to bathroom for urinal to again restore the equilibrium. So continuously human body has a tendency for self equilibrate, to come to in a state of equilibrium. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ये डायनेमिक प्रोसेस है. इट इज नॉट द इक्विलिब्रियम ऑफ द पोडियम जो फिक्स्ड और स्टेटिक है. इक्विलिब्रियम ऑफ द बिल्डिंग इज फिक्स्ड एंड स्टेटिक. भाई बीम्स है, कॉलम्स है, उस पर सारा वेट है और ये इक्विलिब्रियम में है, क्रैश नहीं हो रही है बिल्डिंग. बट दिस इज स्टेटिक इक्विलिब्रियम. दिस इज स्टेटिक इक्विलिब्रियम. अनलाइक दैट सोशल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक. लगातार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, फिर वो रेस्टोर करते हैं, फिर डिस्टर्ब होता है, फिर रेस्टोर करते हैं, कंटिन्यूअस चलता रहता है. इट इज लाइक ह्यूमन बॉडी. जैसे ह्यूमन बॉडी में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ऐसे ही जो है सोसाइटी में भी, अगर सोशल रियलिटी को अब हम सिस्टम की तरह व्यू करें, सो वी विल से इट हैज सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग टेंडेंसी. परफेक्ट इक्विलिब्रियम कभी नहीं आता है. सिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम की तरफ लाता है, फिर कुछ हो जाता है, इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो अपने आप को इक्विलिब्रियम की तरफ लाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है. इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी विच गोज ऑन. दिस इज व्हाट ही कॉल्स इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम. तो सिस्टम हैज इंटरनल डायनेमिक्स. Then next, system has needs. Again this idea is from biological or organismic analogy. ये सारे ही फंक्शनलिस्ट कहते रहे हैं, Durkheim, Parsons, Malinowski, Radcliffe Brown, सब लोग कहते हैं society has certain needs. It is the same idea. So he says system, whatever we view, whenever we look at something as a system, we shall presume that it has certain needs. Do I repeat? When we view or treat something as a system, then we will automatically presume that that entity has certain needs. All right. In this case, social reality has certain needs because we are treating social reality as a system. फिर वो कहता है the needs are of two kinds. Universal needs. Universal needs are those needs which pertain to all systems. The moment we treat something as a system, we presume that it has certain needs. Because these needs follow from the very definition of system. ये needs जो हैं, जो हमने जिस तरीके से सिस्टम को डिफाइन किया है, उस डेफिनेशन पे बेस्ड है. तो द मोमेंट वी ट्रीट समथिंग एज अ सिस्टम, ये नीड वी विल हैव टू आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज. वी विल हैव टू एक्नॉलेज दीज नीड्स. They are called universal needs. Universal needs के लिए वो he uses the term imperatives or functional prerequisites. पहले तो उसने कहा था imperatives. Later on he started using another phrase, functional prerequisite. Imperatives or functional prerequisites are universal needs. Anything viewed as a system will have these needs. ठीक है. Then there are certain needs which vary from system to system. That is what he calls derived needs. एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जैसे नीड फॉर फूड तो यूनिवर्सल नीड है, जहां भी ह्यूमन सोसाइटी होगी दे विल नीड फूड.
है ना। लेकिन एग्रीकल्चरल सोसाइटी की नीड्स हंटिंग टाइप ऑफ सोसाइटी से अलग होंगी, है ना। हंटिंग सोसाइटी में प्लो की जरूरत नहीं पड़ती है, हंटिंग सोसाइटी की नीड अलग होगी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी की नीड अलग होगी। तो देयर आर सम नीड्स विच आर यूनिवर्सल, some needs which vary from system to system. These variable needs are called derived needs. Those universal needs are called imperatives or functional prerequisites. समझ गया? So these are the attributes of a system. So he says social reality can be viewed as a system. Social reality can be viewed as a system. So any aspect of social life can be treated as a system. Whether it is total society or a single social action. चाहे एक सिंगल सोशल एक्शन हो या टोटल सोसाइटी हो, both can be treated as a system. Entire social reality can be treated as a system. आप समझे? Now he says the structural condition of the system is fulfilled by culture. In social life, the structural condition of the system is fulfilled by culture. क्या समझे आप इससे? अगर आपने स्ट्रक्चर और कल्चर को समझ लिया है तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज फुलफिल्ड बाय कल्चर। देखो, जैसे उसने सोशल एक्शन को डिफाइन किया था, स्ट्रक्चरल कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स देयर आर डेफिनेट पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, है ना। और उसने कहा द पार्ट्स इन सोसाइटी फॉर्म ए पैटर्न बिकॉज दे आर शेप्ड बाय कल्चर. Culture itself is pattern and therefore the parts are also related in a patterned way. ये बात मैंने कल भी बहुत बार रिपीट की थी आपको. Culture is pattern. Culture, according to Parsons, is shaping action. So action is also pattern. Action के different parts के relationship भी pattern हो गए. That is why he says the structural condition is fulfilled by culture. एक बार फिर रिपीट करूं. देखो, he says the structural condition is fulfilled by culture. कल का याद करो, कल मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया था ना कि कैसे एक्शन को उसने बाद में देखा कि हाउ इट इज कल्चरली शेप. तो देयर आर नीड डिस्पोजिशन, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, और उन मोटिवेशनल ओरिएंटेशन का रिस्पॉन्ड कल्चर से आता है. कॉग्निटिव, एप्रिशिएटिव एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ कल्चर फाइंड द आंसर. तो अच्छा, अब कल्चर पैटर्न है तो ये आंसर्स जो हैं, कॉग्निटिव, एप्रिशिएटिव, मॉरल आंसर्स भी पैटर्न होंगे. तो सोशल एक्शन विल बी पैटर्न. अब सारा सोशल एक्शन अगर पैटर्न है तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट द स्ट्रक्चरल कंडीशन. स्ट्रक्चरल कंडीशन मींस पार्ट्स के बीच में जो रिलेशन है वो दे फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न. ऐसे ही कुछ भी रैंडम रिलेशन नहीं है. अगर आपने फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रैंडम मोशन पढ़ी हो, गैसियस मॉलिक्यूल्स दे मूव इन ए रैंडम मैनर, है ना, उनका कोई पता नहीं है, किधर भी शूट कर जाते हैं वो, है ना. सोशल एक्शन में ऐसा नहीं होता. पार्ट्स आर कनेक्टेड नॉट इन ए रैंडम मैनर बट इन ए पैटर्न्ड वे, डेफिनेट मैनर. ऑलराइट. तो एंड बिकॉज दे आर शेप्ड बाय कल्चर. व्हाई आर दे कनेक्टेड इन ए पैटर्न वे? बिकॉज कल्चर इटसेल्फ इज पैटर्न. और यही मैंने कल भी बताया था आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं. पार्सन्स कहता है आई एम नॉट द ओनली वन सेइंग इट. फ्रॉयड ने भी यही कहा है दैट कल्चर विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी विच ही कॉल्ड सुपर ईगो रेगुलेट्स अवर कंडक्ट. कल्चर हमारे दिमाग में घुस जाता है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, और फ्रॉयड उसको कहता है सुपर ईगो. तो सुपर ईगो कंट्रोल्स अस.
कि क्या काम सही तरीके का करने का क्या। मुझे भूख लगी है, ईट तो कहती है खाना लाओ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घर में घुस के जबरदस्ती उनके किचन में से खाना लेके खाने लगी। Isn't it? I locate the place of eating जहां पे मैं पैसे देके खाना खरीद सकूं। तो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, कल्चरल नॉर्म्स फॉलो करते हैं ना, वो दिमाग को कंट्रोल करता है ना। वरना तो ये है कि मुझे भूख लगी, आप कुछ खा रहे हैं, आपका खाना छीन के मैंने खाना शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना। तो द सुपर ईगो कंट्रोल्स ईड। ईड को नहीं परवाह कि क्या कौन सा रूल है, ईड तो कहती है मुझे खाना चाहिए। ऑलराइट, तो सुपर ईगो कंट्रोल्स ईड, और जो नेट पर्सनैलिटी बनती है उसको फ्रॉइड ईगो कहता है। ईगो इज मेड अप ऑफ ईड एंड सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो पार्सन्स कहता है कुछ भी नहीं है, कल्चर जब हमने लर्न कर लिया तो वो सुपर ईगो बन जाता है। तो फ्रॉइड भी यही कह रहा है कि कल्चर रेगुलेट्स द कंडक्ट, तभी पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न बिहेवियर तभी बनता है बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय कल्चर। फिर कहता है, दुर्कीम ने भी यही कहा है। दुर्कीम क्या कहता है? कॉन्शियस कलेक्टिव शेप्स बिहेवियर। वो कहता है कॉन्शियस कलेक्टिव कुछ नहीं बट कल्चर ही है। व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी, व्हेन कल्चर गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी, इट इज कॉल्ड कॉन्शियस कलेक्टिव। समझ रहे हैं आप? तो देन ही सेज, ऐसी हालत में एक बात हमको रिकॉग्नाइज करनी है कि दो द कल्चर इज पैटर्न बट देर इज अ ड्युअलिटी ऑफ कल्चर पैटर्न। एक सिंगल पैटर्न नहीं है, देर इज ए ड्युअलिटी, देर इज ए डाइकॉटमी, टू फोल्ड डिवीजन है, दो तरीके के कल्चर होते हैं। यह बात पहले टॉयनीज ने कही थी, दुर्कीम ने भी इसको रिपीट किया था व्हेन ही टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, टू डिफरेंट वेज इन विच सोसाइटी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। तो he says Toynbee was the first to highlight this aspect that culture has, there is a duality of cultural pattern. But the problem with Toynbee was that he demonstrated this duality unidimensionally. उसने कहा विल का फर्क है, एक जगह नेचुरल विल या एसेंशियल विल, दूसरी तरह आर्बिट्रेरी विल। So it is a difference of will. That is what Toynbee said. ये तो आपको याद है ना, हमने गमेनशाफ्ट गजलशाफ्ट के बारे में बात की थी। तो पार्सन्स कहता है एक्चुअली ये ड्युअलिटी जो है ये 5 लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था अभिषेक और ज्योत का, कि दे आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। कैसे? उनका नाम अभिषेक, उनका नाम ज्योत। 2, इनका हेयर स्टाइल कुछ और, उनका हेयर स्टाइल कुछ और। 3, इन्होंने इनकी ड्रेस कुछ और, उनकी ड्रेस कुछ और, इनके जूते कुछ और टाइप के, उनके जूते कुछ और टाइप। तो 5 लेवल पे ये अलग है ना। ऐसे ही कल्चरल पैटर्न भी 5 लेवल पे अलग होते हैं। द डाइकोटमी इज मैनिफेस्टेड एट 5 लेवल्स। आप समझ गए ये बात? दीज 5 लेवल्स of the dichotomy of cultural patterns has been referred to by him as pattern variables. This is what he calls pattern variables. तो देख लिया आपने, उसे तीनों गाइडिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिए। नाउ पैटर्न वेरिएबल्स there are 2 pattern variables which he says are the pattern variables of the modality of object, PV of pattern variable of the modality of object, सोशल ऑब्जेक्ट या फिजिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि जब एक्टर कोई एक्शन एक्ट आउट करता है, ही हैज टू मेक ए चॉइस। अब देखो वॉलंटरिज्म वो कैसे वापस लेके आ रहा है कि एक्टर हैज टू मेक ए चॉइस इन एवरी सिचुएशन। उस चॉइस में
द एक्टर इवेल्युएट्स द ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट, आप लोग जैसे बैठे हैं, मैं आपको इवेल्युएट करूं, है ना, या फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कार, उसको इवेल्युएट करें। तो जो इवेल्युएशन है उसमें ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे हम इवेल्युएशन करते टाइम? दो तरीके हैं। पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। या तो वी गो बाय क्राइटेरियन विच अप्लाइज टू द एंटायर कैटेगरी, दैट इज यूनिवर्सलिज्म। समझे? जैसे यूपीएससी ने रूल जो बनाए हैं फॉर एलिजिबिलिटी कि सबको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल। So we can look at objects in terms of universalistic criteria, or we can judge each one separately in terms of criteria which are unique to it. That is particularism. So we'll have to make a choice whether I should be particularistic or universalistic. When, suppose I am running a business organization, so as the owner of the company, I would judge my employees universalistically. All right. But when it comes to my son, I'll tend to be particularistic. All right. So this is how I have to make a choice. This is a dilemma. इसको वो dilemma होता है, मुश्किल choice, hard choice to make. तभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, तो बड़ी मुश्किल चॉइस है किधर जाना है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिलेमा actor has. Either he has to decide that whether I should judge the objects particularistically or universalistically. One. Secondly, quality versus performance. I have to make a choice whether to judge the object for what it is or what it does. इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है, ascription versus achievement. Performance is same thing as achievement. Quality is same thing as ascription. जैसे मैंने कहा ना, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में a person would be considered superior just because he is born in a Brahmin family. That's quality or ascription. All right. But if you judge a person in terms of his efficiency, merit, then it is performance. मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को परफॉर्मेंस के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, गवर्नमेंट शाफ्ट सोसाइटी में जो है क्वालिटी या एस्क्रिप्शन होता है। सो यू टू मेक ए चॉइस, शुड आई बी गोइंग बाय क्वालिटी और बाय परफॉर्मेंस? क्लियर? ये तो हो गए पैटर्न वेरिएबल ऑफ द मोडालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देन देयर आर 3 pattern variables pattern variable of modality of actor. Modality means aspect related to the object or aspect related to the actor. तो यहां पे हमने पर्टिकुलर एस्पेक्ट या यूनिवर्सल एस्पेक्ट को देखा ना, व्हाट द ऑब्जेक्ट इज एंड व्हाट डज इट परफॉर्म। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक कार को आप, यू लव अ कार जस्ट बिकॉज इट इज योर ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर बॉट द कार, तो वी आर गोइंग बाय क्वालिटी, इसका यूनिक कैरेक्टर जो है। और and when we are buying a car, otherwise we go by performance कि माइलेज कितना देती है
है ना? तो दैट इज जजिंग एन ऑब्जेक्ट बाय परफॉर्मेंस. तो देर आर अदर पैटर्न वेरिएबल्स विच आर पैटर्न वेरिएबल्स ऑफ द मोडालिटी ऑफ एक्टर. इसका मतलब क्या हुआ मोडालिटी ऑफ एक्टर? कि एक्टर अपने आप को कैसे ओरिएंट करेगा. ये तो बातें थी कि ऑब्जेक्ट के किस एस्पेक्ट को ध्यान में देगा, ये तो दो हमने डिसाइड कर ली. अब एक्टर के अपने बारे में है कि वो अपने को कैसे ओरिएंट करेगा. समझे? तो एक वो है effectivity versus effective neutrality. Effectivity versus effective neutrality. He has to make a choice whether he would be guided by emotions or he'll keep the emotions apart. As I gave you the example a little while ago, lady is feeding a person. If that person is, say, her mother, and the mother does not take food, she'll be worried. उसका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगी. she'll be worried कि क्यों उसने खाया नहीं, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है. But if the same lady is working as an air hostess and feeding the passengers, अगर कोई पैसेंजर कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए, तो she will not get worried. She will not be emotionally disturbed. तो वहां पे उसने डिसाइड कर लिया मुझे इफेक्टिवली न्यूट्रल रहना है. घर पे उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इमोशंस को फ्री प्ले देना है. इमोशंस विल डोमिनेट माय बिहेवियर. ठीक है? तो इस तरीके से ये चॉइस है दैट एन एक्टर हैज टू मेक. दिस इज अबाउट एक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट पैटर्न वेरिएबल ऑफ मोडालिटी ऑफ एक्टर. क्योंकि एक्टर को अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट करना है उसके बारे में है. समझ गए आप? अच्छा. डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी. डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी. इसका मतलब है शुड द एक्टर बी इन्वॉल्व एज ए टोटल पर्सन और द एक्टर शुड बी इन्वॉल्व ओनली इन ए स्पेसिफिक कैपेसिटी. आप डेंटिस्ट के बाद पास गए दांत निकलवाने को. नाउ शुड द डेंटिस्ट बी कंसर्न ओनली अबाउट द टूथ और दे वुड ऑल्सो आस्क आज स्टॉक मार्केट कैसा है, अब तो बूम कर रही है. अच्छा, आपने एनिमल पिक्चर देखी थी, कैसी लगी आपको? ही वोंट टॉक ऑल दीज थिंग्स. इफ ही डज दैट मीन्स डिफ्यूजनेस. ही इज इन्वॉल्व एज ए टोटल पर्सन. जैसे योर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व विद यू एज ए टोटल पर्सन. वो सिर्फ आपका काम से मतलब नहीं है, आपका मूड भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू शुड जनरली बी चीयरफुल पर्सन. दे आर इन्वॉल्व विद यू in a diffused manner. All right, but in an office the boss is involved only in a specific way. अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, if you perform your work fine, if you can't perform your, आप कहेंगे आजकल मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है, I don't want to work. He will not say doesn't matter बेटा, I'll do the work for you. He'll throw you out, isn't it? तो वो स्पेसिफिक कैपेसिटी. समझ गए आप? तो एक्टर हैज टू मेक ए चॉइस कि किसी भी सिचुएशन में whether the actor should be involved as a diffuse, as a total person, or should the actor be involved in specific capacity. ठीक है? Then fifth,
कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट टॉयनीज। एक गिलास है पानी का, दो आदमी हैं, दोनों प्यासे हैं, नोबडी ड्रिंक्स बिकॉज एवरीवन वांट्स द अदर पर्सन टू ड्रिंक। ऑलराइट, ये है कलेक्टिव ओरिएंटेशन। या एक डॉक्टर है, ही इज प्राइमरीली कंसर्न विद मेकिंग लाइफ हेल्थियर एंड बेटर फॉर पब्लिक, दैट इज हिज प्राइम मोटिव, वो कलेक्टिव ओरिएंटेशन है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, एक गिलास पानी का है, दोनों झपट रहे हैं उसको छीन के पीने के लिए, दैट इज सेल्फ ओरिएंटेशन। और इसका डॉक्टर वाला एग्जांपल होगा कि डॉक्टर इज ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाय मैनिपुलेटिंग पेशेंट्स इन डिफरेंट वेज, देन इट इज सेल्फ ओरिएंटेशन। अपना सेल्फ इंटरेस्ट को प्राइमेसी देना है या ग्रुप इंटरेस्ट को प्राइमेसी देना है। कलेक्टिव ओरिएंटेशन डिमांड्स अल्ट्रुइज्म, सेल्फ ओरिएंटेशन डिमांड्स ईगोइज्म। तो ये दो ऑल्टरनेट चॉइसेस हैं। They can be derived from the third dimension. You take it to use the example of car. So if I'm emotionally involved, I treat the car as a special object. No, if you are emotionally involved, then you will be very touchy about the car, but you will keep everything in a good condition. You will love your car and feel satisfied by admiring it. But whether that car is your grandfather's car or the one you have purchased on the basis of mileage, that's a separate issue. That is not covered in it. That is not determined. It's only a case of emotional involvement. अब ऐसा भी हो सकता है, you are emotionally involved, but you are self-oriented, self-interested. You are not interested with others. All right. So these are the two patterns. This is one pattern and this is the second pattern. This is what Twineys call Gemeinschaft, this is Gesellschaft. Later on, he said, even four we do. The last one, collective orientation versus self-orientation, is automatically covered if you take the first four. That's what he said. So later on he started talking of 4 pattern variables. Initially he talked about 5 pattern variables. You can write both. You can write 5 also, you can write 4 also, you can write this also, initially 5 and later on 4. Now, this later on we will see these pattern variables also help us in understanding direction of change. That he is an evolutionist and it shows the direction of evolution, that over time the Gemeinschaft type pattern, the first category of pattern variables are changing into second category of pattern variables. As society evolves, it changes from this type of pattern variable to this type of pattern variable. So these pattern variables also indicate the direction of change. Now, he says that this choice of pattern variables, this is the range of choice. So, when the actor, he was saying voluntaristic theory of action, that actor has choices, this is the range of choice out of which the actor has to choose. So, he brings back voluntarism at the macro level. These are culturally defined orientations which he has to make a choice. In every situation, actor has to make a choice between these two aspects of pattern variables. So that's how he reintroduces voluntarism.
All right. Then he says that in most cases, culture itself decides how to make the choice. Through the socialization process. Socialization, you understand? Socialization means learning. As we grow up, we learn culture. Learning of culture is called socialization. So through the socialization process, actor gets to know how to resolve this dilemma, how to make this choice. That means the culture only tells us when to be particularistic, when to be universalistic, when to be ascriptive, when to be achievement oriented. And then he says, if in some situation culture is silent, then functional utility would be the basis of choice. Functional utility, that what is functional or beneficial for the actor. Which kind of pattern is beneficial for the actor? Utility. जब कल्चर कुछ सिचुएशन है, जैसे मान लो एक सिचुएशन है कि यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अ पुलिस ऑफिसर एंड यू आर सेलिब्रेटिंग अ फंक्शन, अ पार्टी, तभी खबर आती है कि शहर में रॉयट्स हो गए. तो कल्चर इज वेरी क्लियर कि एज अ पुलिस ऑफिसर फर्स्ट ड्यूटी इज टू अटेंड टू द रॉयट. दैट मीन्स यू टू बी कलेक्टिवली ओरिएंटेड. यू शुड नॉट बी सेल्फ ओरिएंटेड कि नहीं मेरी पार्टी है, मैं पार्टी रुइन नहीं करना चाहता, पब्लिक जाए भाड़ में. ऐसा नहीं होगा, है ना. कल्चर ने बता रखा है कि आपको पहले वहां रश करना पड़ेगा. बट हर सिचुएशन के लिए कल्चर का आंसर नहीं होता ना. तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है जिसमें कल्चरल नॉर्म आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे एक्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फंक्शनल यूटिलिटी के फायदा किसमें है? You will go by that what is functional, what is useful. That would be the criteria for making a choice. You to make a choice between these two patterns on the basis of functional utility. समझ गए? So this is how he brings in the idea of voluntarism. तो अब अगर हम देखें पार्सन्स के एक्टर को, तो पार्सन्स के एक्टर इज प्योरली गाइडेड बाय कल्चरल नॉर्म. जो चॉइसेस भी हैं वो भी कल्चरल चॉइसेस हैं, वो कल्चर ही उसका आंसर भी देता है. तो देयर इज नथिंग इनोवेटिव, क्रिएटिव, यूनिक अबाउट द एक्टर, है ना. वी डोंट हैव टू यूज फर्स्ट हैंड टू नो द मीनिंग्स, क्योंकि मीनिंग्स तो कल्चरल नॉर्म बता रहे हैं. तो ऐसी हालात में पार्सन सेज द ओनली क्वेश्चन वी हैव टू आंसर इज द क्वेश्चन दैट सोशियोलॉजी हैज टू आंसर इज हाउ डज इक्विलिब्रियम रिजल्ट. That is the question which sociology has to answer. Now, how does equilibrium result? He says to get the answer, we need to consider three aspects. Concept of need. That social reality has certain needs. Then another thing we have to take into account is parts. What are the parts of the social reality that we are studying? And the contribution of part is called function. And the third aspect is the dynamic equilibrium that results.
the dynamic equilibrium that results. हैं? हाँ, पैटर्न वेरिएबल के थ्रू। हाँ, तो वो पैटर्न वो छीन लिया, वो जो वॉलंटरिज्म दिया था वो वापस ले लिया, समझे? ये कह के बाद में कि ये तो कल्चर ही डिसाइड कर देगा कि भाई आपको अपने एम्प्लॉय के साथ जो है अचीवमेंट बेस्ड होना है और अपने बच्चों के साथ जो है एस्क्रिप्टिव होना है। ये कल्चर ही बताता है। एक्टर का रोल क्या रहा? हाँ, कुछ नहीं रहा। दैट इज व्हाट इट हैपन। दैट्स व्हाई अब ये सवाल तो रहा ही नहीं कि एक्टर का मीनिंग क्या है। नहीं, वो ये कहना चाहता था कि जो है देयर आर चॉइसेस एंड दीज चॉइसेस आर ऑल्सो रिजॉल्व बाय कल्चर। तो उसका एक्टर जो है, एक्टर इन पार्सन्स वर्ल्ड, ये पार्सन्स की दुनिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो असली दुनिया में का तो एक्टर अलग होता है, उसमें तो पूरी तरीके से कल्चर से गवर्न नहीं होता है, समथिंग यूनिक, इंडिपेंडेंट, हर आदमी का कुछ यूनिक कैरेक्टर होता है। लेकिन जो पार्सन्स की दुनिया है उसमें जो एक्टर है, ही इज ए पैसिव बीइंग, प्रोग्राम्ड रोबोट। ही इज कंसर्न्ड विद एक्टर at a macro level analysis के to the extent actor is culturally shaped। डरकीम भी तो यही कहता है, कॉन्शियस कलेक्टिव शेप करती है हमारे एक्शंस को, सोशल फैक्ट्स आर कंस्ट्रेनिंग एंड दे डिटरमिन आवर बिहेवियर। नहीं, ये नहीं, ये कह रहा है कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कल्चर कैसे शेप करता है इंडिविजुअल। So this choice is also shaped by culture। तो पार्सन्स का इंडिविजुअल जो है वो एक यूनिक क्रिएटिव बीइंग नहीं है जो अपना मीनिंग खुद डेवलप करता है कल्चर से हट के, कल्चर से अलग, वैसा नहीं है, वो कल्चर से ही शेप्ड है। तो वो उसी की बात कर रहा है कि हाउ इज ह्यूमन बिहेवियर शेप्ड बाय कल्चर। तो उससे जनरल थियरी बन जाएगी ना उसकी। He becomes more interested in general theory। और उसके बाद उसने प्रिंसिपल ऑफ एमर्जेंट, थर्ड गाइडिंग प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इट इज अ सिस्टम, ए यूनिफाइड होल एंड सो ऑन। तो he says the question that needs to be answered by sociology is how does equilibrium result? And for that he says we have to consider three things: needs, parts, the contribution of the part, and the resulting equilibrium, which has to be treated as a dynamic process. Equilibrium has to be understood as a dynamic process. Clear? So coming to needs. Now since he was developing a general theory, so he restricted himself to universal needs. See, you remember when I was talking about system, I told you that there are two kinds of needs. कुछ तो ऐसी हैं which are common to all systems, universal needs, जिनको imperatives या functional prerequisite कहा जाता है. And the second type of needs are those which are unique to a particular system, may not be shared by others. Now, since he was developing a general theory applicable to all systems, so he considers only universal needs. समझ गए आप ये बात? He talks only about universal needs. That means about imperatives or functional prerequisites. इसको आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों शब्द उसने इस्तेमाल किए, imperatives भी और functional prerequisites. अब मैंने आपको बताया था कि certain needs are universal. Why are they universal? Because they follow
फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ सिस्टम. जैसे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उसी से वो नीड निकल के आती है. These needs follow the very definition of the system. And that is why they are universal. Because anything we treat as a system will have these needs. Alright? अब देखो, go back to the definition of the system. System has environment. System exists in an environment. है ना? There is a boundary, and beyond the boundary there is environment. And both are interdependent. System and its environment are interdependent. So every system has a need for adapting to the environment. Every system has need for adaptation. Every system has to draw resources from the environment, has to supply something in return to the environment. There is an exchange between environment and system. कुछ environment system को देता है, कुछ system environment को देता है. There is a mutual exchange between system and environment. So the system has to modify the environment so that it suits the system. अब आपने क्या किया हुआ है या मैंने क्या किया, we are wearing jacket क्योंकि environment has become cold. So we have artificially created a new environment by changing the environment that our body remains warm at 98.4 degrees. अगर उससे temperature गिर जाएगा तो we will not be alive, isn't it? तो ये it's an adaptation to the environment. ऐसे ही गर्मी में you switch on the AC, you change, create an artificial environment because real environment has very high temperature which is disturbing the equilibrium of the system. So system has to exist in a mutual harmony with the environment by modifying and changing the environment or by modifying and changing itself. या तो सिस्टम अपने आप को बदलता है या एनवायरनमेंट को बदलता है. So this is the need for adaptation. Or system can do both also, partly change the environment, partly change itself. The purpose is that they should be in mutual harmony. This is called need for adaptation. Then another part of the definition of the system says system has goals. So every system has to mobilize actors and resources and to channelize them in the direction of goal. Every system has to mobilize actors and resources with the help of which the goals can be achieved. जैसे हमारा गोल है health for all. All right. So we train a lot of people as health workers, mobilize the medicines and all that and make them available to people at the doorstep to ensure that everybody remains healthy. All right. Or there was Kargil attack on India by Pakistan. So we mobilized army, we fought against them and pushed them back. Our goal was to protect the territorial integrity. तो ऐसे हर सिचुएशन में हमारे कुछ गोल्स होते हैं. Every system has goals. By very definition, system is a goal-oriented activity. So system has to mobilize resources in the direction of the goal. Goal attainment. Goal attainment is the need of every system.
Then another aspect of the definition of system says system is a unified whole. System is a unified whole made up of interconnected parts. Now, how can system remain a unified whole having so many different parts? By preserving integration among the parts. System has to exercise social control, socialization. Deviant tendencies have to be checked. Deviant समझते हो, जब आप रूल्स को ब्रेक करके बिहेव करते हो, दैट्स कॉल्ड deviant behavior. Criminals like. So the deviant tendencies have to be checked through socialization process. People have to be trained to follow societal norms. सोसाइटी के रूल को फॉलो करें. All right. So this is the need for integration. Only when there is solidarity, unity among different parts, they act in mutual harmony, that system can remain a unified whole. All right. This idea was used by Radcliffe Brown also, functional unity, need for functional unity. So you have to preserve functional unity among diverse parts. Only then system can exist as a unified whole. All right. So the third need is need for integration. All right. Now, then yet another aspect of definition of the system is structured. है ना? One of the defining characteristic I had mentioned, system is structured. So this pattern of relationship between parts of the system has to be maintained. The pattern of relationship between parts of the system has to be maintained. And if the patterns break, tensions will arise. So tensions have to be managed. Pattern maintenance and tension management. That means every system has to provide motivational energy to its parts to maintain the pattern. Every system has to provide motivational energy to the parts in order to maintain the pattern. And if the patterns are maintained, tensions are managed. If patterns break, tensions arise. So this is what he calls PMTM, pattern maintenance and tension management. Later on, he became dissatisfied with this term.
He says pattern maintenance and tension management is not very elegant term. So he replaces it with something else. Idea remains the same. He replaces it with latency. Latency. Why does he call it latency? He says that how can patterns be maintained? How can that motivational energy be provided? That can be provided by inculcating certain values among people. Through socialization process, we inculcate certain values. I'll give you a very simple example. See, I want that you should all be here at 5 o'clock. All right. So there are two ways in which I can ensure that. One, I start with a pickup truck, go to everyone's house, pull them out of their house, dump them in the truck and drive them here so that by 5 everybody is here. This is one way. Another is that right from childhood, you are all made to believe in punctuality. Value of punctuality. Punctuality is a value. अगर आपके माइंड में punctuality की value आ गई है, then all I need to do is to tell you the time 5 o'clock. And you will automatically reach here by 5 o'clock. Sometimes you may even miss your lunch, or you may not be able to entertain a guest because you have to be here at 5, but you will reach here at 5 if you have the value of punctuality. So internalized values provide the motivational energy for pattern maintenance. आप समझे? Internalized values will provide the motivational energy for pattern maintenance and tension management. Clear? Since those values are internalized in the personality, they are not observable from outside, they are hidden inside. So he calls them latent values. Latent, and hence latency. Because those values are a part of your personality, they are hidden in the personality, they are not outwardly observable. Alright? So he calls them latency. Latent. Latent means hidden. समझ गए? तो इसलिए फोर्थ पैटर्न, ये जो नीड है, उसने उसको इसने लेटेंसी का नाम दे दिया. तो दिस इज व्हाट ही कॉल्स एज एजिल स्कीम. AGIL, adaptation, goal attainment, integration and latency. Latency means pattern maintenance and tension management. आप ये भी लिख सकते हो pattern maintenance and tension management in the answer. That is not wrong, because he says I am using a shorter word. Pattern maintenance, tension management was unwieldy. तो उसने कहा ये elegant नहीं है. It is better to call it latency. But what he means is hidden values which motivate the members to follow the pattern, provide the motivational energy for pattern maintenance. So these are the functional prerequisites or imperatives, his universal needs. This is what he calls the AGIL scheme. AGIL. Of course, you can call it LIGA also, LIGA. You can call it GILA also, GILA. But he chose to call it AGIL.
So the question you have to answer is, how is equilibrium maintained? We at a general level. So first he applies his functional approach, structural functional approach, to single social action being treated as a system. His structural functional analysis to single social action treated as a system. आपको याद है मैंने बोला था आपको कि एंटायर सोशल रियलिटी कैन बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम. We can treat society as a whole also as a system, and even a single social action can be treated as a system. All right. So first he applies his functional approach to single social action being treated as a system. Social action, according to him, is the subject matter of all social sciences. All social sciences are concerned about social action. So at a general level, how does equilibrium result in social action? That's a question. उससे पहले you may add one more, though it's not very important. He says these two are external needs, these two are internal needs. Adaptation and goal attainment को वो external need कहता है. क्यों external कहता है? Because goals are outside the system, then only they have to be attained, isn't it? And adaptation is with the environment, which is also outside the system. All right. So ये external होगी. Integration is within the system. Latency is values hidden within the system. So ये internal होगी. Can I rub it off? Now, single social action being treated as a system. And what we need to do is to explain how does equilibrium result. These are the functional prerequisites. These are the needs that have to be fulfilled. So there have to be parts of single social action taken as a system. All right. Adaptation need. What part operates and how do you draw resources from the environment or manipulate the environment? जैसे मैं I'm trying to explain Parsons to you. So what am I doing? I'm using the board, the stick to write on the board. So I'm using technology. I'm using my vocal cord. All right. I'm manipulating physical objects with the idea that the idea of social action being successful, that I am able to convey sociological knowledge to you. All right. So it is the organismic system, biological organism, that satisfies the adaptation need. How does the actor manipulate the environment or change itself to come to terms with the environment? Through the organism. All right. Now, so organismic system satisfies the adaptational need.
The organismic system performs adaptation function. Then you have goal attainment, G. How is the function of goal attainment performed? Through my personality. See, different teachers may teach differently. Each one has his own personality, and it is my personality which is making me attain the goal. हमारा इस social action का, when I am talking to you, that action has a goal that I must transmit knowledge of sociology to you. So that is shaped by my personality, my gestures, my voice, all that is regulated by my personality. You understand that? Goals at the actor level are determined by the personality. Personal resources are mobilized according to the personality to attain the goals. So there is personality system which fulfills the goal attainment need. Clear? Then third need to be fulfilled is integration. Social system fulfills the integration need. See, we have to act in a coordinated manner. I must respond to what you want, fulfill your expectations. I must be bound to you. All right? I must remain connected, united with you. So that is the social system is performing that need. Social system means pattern of interaction, which creates obligations for me to respond to your needs. So integration need is performed by social system. And cultural system satisfies the latency need. Cultural system, because values are a part of culture. He considers values as the most important part of culture. Everything else is shaped by values. So that motivational energy to maintain patterns comes because of the value system inculcated by culture, as I gave you the example. So it is cultural system that satisfies the latency need. All right. This is what he calls functional paradigm of system of social action. He calls this functional paradigm of system of social action. That means a functional explanation model in which we are treating single social action as a system. Now, he says the subject matter of sociology is social action embedded in the social system. This is the area of concern for sociology.
Subject matter of sociology is social system. Or to be more precise, social action embedded in social system. And social system is concerned with integration. So these subsystems, organismic systems, personality system and culture system, they constitute the environment of social system. They constitute the environment of the social system. And because they are the environment, there is interdependence, because we had said that every system has an environment and there is interdependence between environment and the system. So the organismic system supplies physical, biological and technological resources for social system. If technology is to be handled, it is handled by the organismic system. All right. Biological energy and biological role is to be performed, it is performed by the organismic system. So the organismic system provides access to physical, biological and technological environment. Suppose you to send a message to somebody on WhatsApp. So you take up the smartphone, operate the smartphone. So it is your organism which is giving you access to handling the technology. And the personality system provides the motivation necessary for solidarity and integration. Provides motivation. It is through personality system that the motivation comes, behavioral patterns develop which contribute to integration. Because social system needs integration. So personalities have to be, they contribute the basic inclination for personality in the social, inclination for solidarity in the social system. And cultural system provides the norms and values which govern the pattern of interaction in the social system. And similarly, sciences of these systems constitute ecology of sociology. Science of culture like anthropology, psychology, biology, they are all connected with sociology. They constitute the ecology of sociology, the environment of sociology. Clear? This is how he applied structural functional analysis at the level of single social action being treated as a system. Functional paradigm of system of social action. Now tell me whatever you have not understood. क्या मतलब? See, you can take my interaction, my saying this, what am I talking to you as single social action. All right? समझ गए? नहीं समझे? ये सोशल एक्शन नहीं है. मैं आपसे बिहेव बात कर रहा हूं, ये सोशल एक्शन है.
गोल ओरिएंटेड है, उसका पर्पस है कुछ। इसको अगर सिस्टम माने और वी लुक इनटू द पार्ट्स दैट द एनवायरमेंट इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय माय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं, हाथ से लिखता हूं, मेरे हाथ की मसल्स, आप दूर बैठे हैं, मैं जोर से बोलता हूं, मेरे वोकल कॉर्ड, लंग्स, वो सब इन्वॉल्व हैं। तो माय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न विद एडेप्टेशनल टास्क, ठीक है। और मेरी पर्सनैलिटी जो है गोल अटेनमेंट डिटरमिन करती है। क्या गोल है, कैसे सोशियोलॉजी पढ़ानी है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज माई गोल। माई पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंटली प्रेशराइजिंग मी टू थिंक ऑफ ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स so that I can simplify and achieve the goal of transmitting sociology knowledge to you. And we are bound in a relationship. वो social system है. We are not just incidentally हम यहाँ इकट्ठे हो गए हैं and we have an obligation. I am obliged to you, you are obliged to me. Both of are connected with each other. We are in a bond, that is social system. And we have certain values which are maintaining the pattern. That is cultural system. समझ गए? हाँ, और पूछिए, ask all the questions that you have. Because the next step I am not discussing today, that I'll take up tomorrow. I am going slow because so that you really understand. पार्सन्स कहता है that treat social reality as a system. और सिस्टम सेल्फ इक्विलिब्रिएटिंग होता है, सिस्टम में बार बार इक्विलिब्रियम आता है. So what we need to explain about the system is how does equilibrium result at different levels. समझ गए? क्योंकि equilibrium is a part of the very definition of the system. Anything we view, जिसको हम, मुझे और शब्द आसानी से नहीं आ रहा है, नजरिया, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं. नजरिया जो है, वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, पॉइंट ऑफ व्यू. सिस्टम इज ए वे ऑफ लुकिंग एट रियलिटी. इस तरीके से जब हम चीज को सिस्टम के रूप में देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि इसके अंदर, इस सोशल रियलिटी में इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी है. ऑलराइट, तो सिंगल सोशल एक्शन के पार्ट हैं. पार्टली माई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, पार्टली माई साइकोलॉजी इज इन्वॉल्व, पर्सनैलिटी इज इन्वॉल्व, पार्टली माई सोशल बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व. अब आपने सवाल पूछा, आई एम ऑब्लाइज्ड टू आंसर दैट. दैट इज बिकॉज वी आर इन अ बॉन्ड. We are not unconnected people. We are committed to each other in a relationship. That is social system. And there is certain set of values which is guiding our behavior, which is helping in pattern maintenance. All right. So this is how equilibrium is resulting at the level of single social action being treated as a system. और बोलिए, एनी अदर क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर आर वैल्यूज. वैल्यूज आप समझती हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायरेबिलिटी. तो जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि हाउ आर वी एबल टू मेंटेन द पैटर्न, के हर रोज 5 बजे आप भी यहां पहुंच जाती हैं और मैं भी यहां आ जाता हूं. ये पैटर्न कैसे मेंटेन हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर कमिटमेंट टू वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी. वरना किसी दिन मैं रात को 11 बजे आऊं, किसी दिन सुबह 4 बजे आऊं, और आप भी कभी दिन में 12 बजे आए, कभी 8 बजे आए. ऐसा नहीं हो रहा ना. हमारा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है. मैं भी अपने घर से ऐसे चलता हूं कि 4-5 बजे यहां पहुंच जाऊं, आप भी ऐसे चलते हैं कि 5 बजे यहां पहुंच जाए. तो इट इज बिकॉज वी आर कमिटेड टू अ कॉमन वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी. तो पैटर्न मेंटेन हो रहा है ना. तो वैल्यू सिस्टम जो होता है कल्चर का सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है. द बेस ऑफ कल्चर आर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू पार्सन. इफ वी इंटरनलाइज दोज वैल्यूज, लर्न दोज वैल्यूज, देन वी विल हैव द मोटिवेशन टू फॉलो द पैटर्न. तो पैटर्न मेंटेनेंस हो जाए. उसको पैटर्न मेंटेनेंस को ही उसने लेटेंसी का नाम दिया है.
अब आप क्या करेंगे, इसको क्लास के लेक्चर को ध्यान से एक बार घर में फिर सोचना, और डाउट्स जो भी आपके अभी डाउट्स नहीं आ रहे हैं ज्यादा, आपको डाउट्स आइडेंटिफाई करें, जरा भी कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है उसको डाउट बना के कल मेरे से पूछना।